सरकारों की बहुत सारी लोग बात करते हैं, मैं उस एंगल को देखता हूं क्योंकि 20-22 साल जर्नलिस्ट रहा हूं, इसलिए 14 में एक सरकार आई, उस सरकार का पहला नोटिफिकेशन क्या था पाठक साहब? किसी को नहीं पता होगा। पहला ऑर्डर जियो निकला, पहला शोर नहीं मचा, चुपचाप से एक जियो निकाल दिया। अब जियो तो हजारों निकलते हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे वो याद है और मेरी सुई वहीं अटकी हुई है। इस सरकार ने एक जियो निकाला कि जो जघन्य अपराध आपके साथ अंग्रेजों ने किया था, और वो पागल नहीं थे, वो जानते थे कि जो आपकी शक्ति है उसको कैसे उन्होंने काटा, इसलिए आप ऐसे ही घूम रहे हवा में, और ऐसे ही घूम रहे इसलिए आपको लगता है कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है, क्योंकि आप रूट से नहीं जुड़े हुए। आप रूट से जुड़े हुए होते तो इस देश में अगर सुंदरता की कोई निशानी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई है। इसलिए उन एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास लंबा समय है। गवर्नमेंट ने एक जियो निकाला, बात खत्म हो गई, क्योंकि उस समय जब वो सत्ता में आए थे, शपथ ली, तो लोग बड़े बड़े कामों की बात कर रहे थे, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उस सरकार ने एक जियो निकाला क्योंकि उसी का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आपके खिलाफ किया था, और आपके अंदर धीरे धीरे इतनी हीन भावना, इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा से कमतरी भर दिया कि आप जाने अनजाने में सूरज से जुगनू बनना शुरू हो गए। ब्रिटिशर्स ने आपके सामने एक रखा, जब उन्होंने पहला कॉलेज स्कूल खोला वहां बंगाल में, गवर्नमेंट स्कूल खोला, उस स्कूल के बाद से यह परंपरा पड़ी कि स्कूल के अंदर जो सर्टिफिकेट जमा करने हैं कि मैं स्वर्गीय बलदेव प्रसाद का बेटा हूं, उस सर्टिफिकेट को जब तक अंग्रेज अफसर अटेस्ट नहीं करेगा तब तक आपका वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। अब मेरा प्रश्न यह है कि मुझे यह बताएं, मैं अपना सर्टिफिकेट कि मैं स्वर्गीय बलदेव प्रसाद की संतान हूं, मेरा जन्म इस डेट में हुआ है, ये अंग्रेज अफसर कैसे, किस कारण से, कौन से जादू से, कौन से फिल्म से बता लेगा कि मेरा यही पिता था? लेकिन यह बताएगा कि अंग्रेज बताएगा अफसर साइन करने के बाद, तभी आपका पिता का सही अटेस्टेशन होगा और तभी फिर आपको नौकरी मिलेगी। यह आपके मान सम्मान को कुचलने वाली बात थी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था चल रही है। तब आज के दौर में मुझे लगता है कि 10 साल 5 साल पहले आप में से कितने लोग छोटे छोटे सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराने के लिए फर्स्ट क्लास गजेट ऑफिसर के पास जाते थे कि नहीं जाते थे? यह कंपलसरी था। लेकिन अपने मन से सवाल पूछिए, गजेटेड ऑफिसर को कैसे पता चला कि ये मेरा पिता है? जो आपने लिख दिया उसने उस पर साइन कर लिए, किसी ने 10 रुपए ले लिए, किसी ने 50 रुपए ले लिए, 10 रुपए में वो आपके पिता को अटेस्ट कर रहा है, और आप उसको अटेस्ट कराने के बाद, भाई मैंने अटेस्ट करा लिया, आपने कभी सवाल नहीं करा मेरा पिता कौन है? अगर दुनिया में कोई अटेस्ट कर सकता है तो मेरी मां कर सकती है, सिर्फ आपने नहीं किया। यही भारत में चलन था। सभ्यताओं के युद्ध में जो भी उस समय के लोग होते हैं, उनको हमेशा उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स भरा जाता है, उनको अपनी आस्थाओं के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति ऐसा हीन भावना पैदा कर दी जाती है कि वो अपनी सारी चीज को तुच्छ समझते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने जानबूझ, ऐसा नहीं था, जो भाषण दिया मैकोले ने वहां अपनी पार्लियामेंट में, उसने ये साफ साफ कहा कि भारत में लंबे समय तक अगर आपको राज करना है तो जो सबसे मजबूत संस्था है उसको समाप्त करना पड़ेगा। उस संस्था का नाम था गुरुकुल। तब यहां पर अंग्रेजी स्कूल खुले और फिर हमारे यहां भीड़ लग गई और कह दिया गया कि भाई उसमें जो पढ़ेगा अंग्रेजी उसको पहले नौकरी मिलेगी। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि अपने बाप को 5 गाली दोगे तुम्हें नौकरी मिलेगी, लोग कहेंगे 5 क्यों, हम तो 10 देने को तैयार हैं। हम इसी भीड़ में लगे रहे। तब 2014 के चुनाव के बाद में सरकार के मुखिया ने पहला एक ऑर्डर पास किया जिसे जियो कहते हैं। उसमें लिखा, आज के बाद से आप अपने पिता और मां के अटेस्टेशन खुद करेंगे।
लेकिन ये बात बड़ी नहीं लगी लोगों को। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बहुत हुई, लेकिन हम सिर्फ उनको देखते हैं जिस पे शोर ज्यादा होता है। संविधान में पानी अगर आप मुझे पिलाएंगे तो लोग कहेंगे पानी पी पी के दे रहे हैं, बिना पानी के ठीक है, कोई बात। आप संविधान सभा की, क्योंकि आज तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, आपका विश्वविद्यालय दिल्ली में है, सारे रिसोर्सेज हैं, कभी पार्लियामेंट की उन डिबेट्स को जाके देखिए, वो जो डिबेट्स अवेलेबल हैं उनको देखिए। और ये कोई एक राष्ट्र के रूप में 70 साल कोई बड़ी चीज नहीं होती, एक नुक्ते के बराबर, एक लम्हे के बराबर होता है। उस वक्त भी संविधान सभा के अंदर जब बहस हो रही थी, अयंगर साहब, नेहरू जी, पटेल साहब, अंबेडकर जी, ये सब उस डिबेट में शामिल थे। ये 4 नाम मैंने ऐसे लिए हैं, इनकी चर्चा बहुत होती है। उस वक्त कहा गया कि संविधान को सेकुलर होना चाहिए। तब उस डिबेट में अयंगर साहब ने भी विरोध किया, नेहरू ने भी विरोध किया, पटेल ने भी विरोध किया, अंबेडकर ने भी विरोध किया। इसलिए हमारे लिए वो महान है, वही ब्राह्मण है, वही ज्ञानी है जिसने समय पे तथ्यों के साथ पूरी बात रखी है। अंबेडकर ने अपने उस स्पीच में कहा कि भारत के संविधान में शब्द सेकुलर नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि शब्द सेकुलर यूरोप की कल्पना है। यूरोप के अंदर जो किंग होता था वो ज्यादातर मामलों में चर्च से डायरेक्शन लेता था। तब जहां वो लोग पैदा दूसरे हुए और उन्होंने जो चर्च में जिनका विश्वास नहीं था, तो उन्होंने ये मांग उठाई कि राजा जो है सेकुलर होना चाहिए, क्योंकि राजा जो दूसरे ईसाई मजहब से मानने वाले लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं कर सकता। तब वो मूवमेंट चला और फिर ये कहा गया कि राजा का कोई, देखिए मेरी पहली बात को बताने के बाद दिया, राजा का कोई मजहब नहीं होता। जिस दिन राजा का धर्म नहीं होगा तो अनार्की फैल जाएगी, राजा अपना कर्तव्य नहीं करेगा। मैंने वही बात कह रहा हूं। तब ये यूरोप में आया, और यहां क्योंकि यूरोपियन से नेहरू जी की काफी नजदीकी थी, वो तो सबको पता ही है, तो वो उस वक्त बहस हुई, बात खत्म हो गई। तो अंबेडकर का जो तर्क है मैं उसको रखना चाहता हूं। अंबेडकर ने कहा कि भारत अनादिकाल से भारत भूमि पर अनेक अनेक पंथ आए, मानने वाले आए, उनकी पूजा पद्धति अलग थी, उनका अपना मंदिर अलग था, लेकिन एक घटना नहीं मिलती कि भारत की धरती पर किसी को इसलिए मारा गया हो कि उसका पंथ अलग है, उसकी पूजा पद्धति अलग है। इसलिए भारत भूमि में यहां के सनातनियों की नसों में और मिट्टी में जो सेकुलरिज्म है उसको किताब में लिख करके छोटा मत कीजिए। ताज्जुब है, जो लोग दिन भर आजकल वो घूम रहे हैं, जो सोने से आलू बना रहे हैं बेचारे, वो आजकल अंबेडकर की बात बहुत कर रहे हैं, पिछड़ों की बात बहुत कर रहे हैं, दलितों की बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे इसके बारे में। उस पर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि अंबेडकर के लिखे संविधान जो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, उस अंबेडकर के संविधान में मात्र 24 सालों के बाद ऐसा क्या हो गया, किसके दबाव में हुआ? पार्लियामेंट में वो 35 कौन लोग थे जो केजीबी के डायरेक्टर ने अपनी किताब लिखी है कि ये हमारे पेमेंट पेरोल पर थे? कौन लोग थे वो? किस दबाव में आपने 42nd अमेंडमेंट रात के अंधेरे में, जब ज्यादातर नेता जेलों के अंदर थे, 1976 में भारत के प्रियम्बल के अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द डाला, जो पास भी नहीं हुआ पार्लियामेंट से? तो जो लोग सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहे थे, तो अंबेडकर का संविधान मात्र 24 साल के अंदर कम्युनल हो गया, तो आपने लिखित में डाला। अब उसमें हमसे ही उम्मीद की जा रही है 80 करोड़ समाज से कि आप सेकुलर हैं, और सेकुलर समाज के लिए शब्द नहीं है, राजा के लिए था। और इस पाखंड, इस झूठ, इस चोर, मक्कारी, डकैती जो रात में आपने की इमरजेंसी के जमाने, इसको भी थोड़ी देर के लिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो भारत का संविधान अगर सेकुलर हो भी गया है तथाकथित तौर पे, क्योंकि सेकुलर का अर्थ आज जो आप बोल रहे हैं ये है ही नहीं। 76 में जब इसको डाला जा रहा था तो इस दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका बेटा सुप्रीम कोर्ट में लाइव देखा होगा कि जज कैसे बनाते हैं। बहुत ज्ञानी आदमी थे। शुरू शुरू का दौर था जब जर्नलिज्म शुरू करते थे, तो शुरू के दौर में जो कब रिपोर्टर होता है उसको भगाते रहते हैं। तो ऐसे ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मिला मैं, वो अब नहीं है। उनको इंदिरा गांधी ने यह काम सौंपा कि इस धर्मनिरपेक्ष शब्द सेकुलर शब्द का हिंदी रूपांतर करें, और ये वो करके गए हैं। लेकिन संविधान में जो लिखा है उसकी चर्चा नहीं है। जो शब्द है एक नया शब्द, क्योंकि वो नैरेटिव कौन बनाता था? वो जो 35 लोगों को पेमेंट के रोल पे थे और उसी जमाने जेएनयू बनी, तब बनते थे नैरेटिव। भारत सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष नहीं। भारत के ओरिजिनल संविधान में जब ये 76 में ये जोड़ा तो उसमें हिंदी में लिखा गया पंथ निरपेक्ष। लेकिन हम सब लोग धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, इसे हम अपने आप को गाली देते हैं। और अगर ये सेकुलर हो भी गया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि भाई सेकुलर हो गया, इनके हिसाब से ही हो गया, तो मेरा प्रश्न ये है, सेकुलर भारत में संविधान के हिसाब से सब बराबर है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना कलर पे, ना कास्ट पे, ना रिलीजन पे नहीं होगा। हमने मान लिया थोड़ी देर के, ये जघन्य अपराध हुआ लेकिन इसको हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया, और उसके बाद भी अगर आपकी चुप्पी है तो फिर वो वहीं लौट के आता हूं कि आप बोलोगे कब, चिल्लाओगे कब? अपनी बात तो कहो। आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आपकी बात में तर्क और तथ्य होगा तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। मनीष कश्यप जी हमारे बीच तक यहां पहुंचे। मनीष कश्यप को मनीष कश्यप जानते हैं, ये किसके कारण से जानते हैं? क्या इनको टेलीविजन पे आते हैं क्या? ये इन्होंने अपना एक रास्ता चुना, अपनी बात कहते हैं, तथ्यों पे कहते हैं, इनका एक अंदाज है। उस जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उसके कारण ये देश विदेश तक पहुंच गए हैं। आपको किसने रोका है सच बोलने के लिए? ये सवाल आपसे उठना चाहिए था, क्योंकि आप ही सबसे बड़े विक्टिम हैं इसके, कोई और नहीं है। सेकुलर शब्द आने के बाद अगर स्टेट का रिलीजन तय नहीं है, क्योंकि सेकुलरिज्म के अंदर स्टेट का रिलीजन तय नहीं है, पाकिस्तान का है, दुनिया के हर देश का एक रिलीजन तय है जो स्टेट का रिलीजन है। ये क्रिश्चियन स्टेट है, ये इस्लामिक स्टेट है। 45 के से 50 देश इस दुनिया में इस्लाम के नाम पे चल रहे हैं, उनका रिलीजन है, स्टेट का रिलीजन पता है। सऊदी अरब का रिलीजन पता है, स्टेट रिलीजन ये है। जब स्टेट का कोई रिलीजन है तब तो यह तय होना चाहिए कि उस स्टेट में उस मजहब के जो दूसरे पंथ के लोग हैं, जो उस मजहब में विश्वास नहीं रखते, जो स्टेट का है, तो उनको कैसे सिक्योरिटी दी जाए, कैसे वो अपने मजहब की परंपराओं को, आस्थाओं को, निष्ठाओं को पूरा कर सके। उसके लिए कोई विशेष प्रावधान करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट का रिलीजन तय है। आई एम राइट और रॉन्ग? भारत का स्टेट रिलीजन है ही नहीं, और जब भारत का स्टेट रिलीजन नहीं है और जब सब बराबर हैं, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कौन सी न्याय व्यवस्था है कि भारत के चर्च, गुरुद्वारों से, चर्चों से, मजारों से उस पे चढ़ने वाला चढ़ावा सरकार नहीं लेती, लेकिन सनातनी हिंदुओं के टोटल देश में जो मंदिर हैं उसकी कुल मिलाकर के 2.5 लाख करोड़ से लेके 2.25 लाख करोड़ सालाना जो मेरी आस्थाओं का, मेरी मां, बहन, बेटी, दादा, दादा, नानी सब जो मंदिरों पे जाते हैं, कम से कम 2.25 लाख करोड़ रुपया सालाना जो पैसा चढ़ता है, वो सरकार कैसे ले लेती है और कहती है कि हम सेकुलर हैं। अगर सब बराबर हैं तो मेरे मंदिरों का 2.25 लाख करोड़ रुपया सालाना कैसे लेती है सरकार? मेरे मंदिरों को ही सरकार के नियंत्रण में क्यों है? फिर कोई चर्च, कोई मस्जिद क्यों नहीं है? और अगर देश सेकुलर है और सब बराबर है, सबको बराबर का मौका मिल रहा है, तो फिर इस देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? सच्चर कमीशन क्यों है? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों है? वक्फ बोर्ड क्यों है? मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है? फिर क्रिश्चियन एजुकेशन बोर्ड क्यों है? फिर उनके जो स्कूल हैं वो अलग से कैसे चल रहे हैं? गुरुकुल खोलेंगे तो नहीं देंगे आप। तो इस देश में तय करके सनातनी हिंदुओं को तथाकथित सरकारों ने
8वें दर्जे का नागरिक बनाया है। और आपका काम है टैक्स देना, इस देश के तथाकथित कानूनों को मानना, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन कोर्ट के द्वारा कोई आदेश दिया गया हो और उस आदेश को प्रशासन से कहा गया हो इसको लागू करो, अगर उस शहर की डीएम उस आदेश को लागू करती है तो 350 पुलिस वाले गंभीर अवस्था में घायल हैं, पूरा प्रशासन डरा हुआ है। कहां है कानून, कहां है कोर्ट, कहां है सरकार? और सरकारों में बैठे हुए लोग अपने नफे नुकसान से पुलिस को आदेश देंगे। वो पुलिस वाला हम में से किसी का भाई है कि नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जज साहब निकाले कोर्ट में अपना ऑर्डर दे दिया और चले गए ब्लैक कैट की गाड़ी में बैठ करके। अब जज साहब सुओ मोटो क्यों नहीं लेते? वो 350 हल्द्वानी में पुलिस वाले जो हैं वो कितनी गंभीर अवस्था में है, क्योंकि उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, सरकार की बात मानते हैं इसलिए। तो सरकार ने उन्हें जिहादियों के सामने छोड़ दिया है कि तुम्हें मारे काटे तुम रहना, लेकिन हम अगर कुछ करेंगे तो वोट बैंक गड़बड़ हो जाएगा। ये मक्कारी है। ऐसा क्यों नहीं होता इस देश के अंदर कि कभी आपने कोई रिएक्शन दिया हो? आप देते हैं तो दुनिया का ज्ञान आपको भगारा जाता है। और पिछले 70 सालों में जितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं उस पर कोई कमीशन बना? हमसे कहा जाता है घर में सच बोलना चाहिए। बात पिताजी समझाते तो बहुत है, सच बोलना चाहिए, लेकिन सच बोल दे अगर कोई समाज में तो फिर उसके साथ खड़े होने में डर क्यों लगता है? या तो पाखंड है कि घर के अंदर सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अरे हम सच ही तो बोल रहे हैं। तो नुपुर शर्मा ने भी तो सच ही बोला था। 80 करोड़ लोगों में से कितने लोग बाहर निकले? किसी हिंदू संगठन के मुंह से एक शब्द निकला? कुछ लोग सड़कों पर निकले, दंगाई, उन्होंने नुपुर को मारने के, यहां से लेके जम्मू, कोई मस्जिद से, कोई मदारों से चिल्ला रहा है सर तन से जुदा। आपकी खामोशी, आपके ठेकेदारों की खामोशी, हिंदू संगठनों की खामोशी ने उनका मनोबल बढ़ा दिया है कि दोबारा सच मत बोलना। इतने डरपोक हैं। और भारत में सच बोलने के लिए अगर यह है तो कोई खड़ा नहीं हुआ उसके साथ में। कोई तो बोलता यार। यहां से लेके लिबरल और लिबरल से लेके एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिबरल सब खामोश। आपने अपनी एक बेटी पढ़ी लिखी सुंदर ब्राह्मण पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उसको भेड़ियों के सामने मारने के लिए छोड़ दिया और आप खामोश हैं। तो न्याय व्यवस्था कहती है तुम्हारे कारण देश में माहौल खराब हुआ है। न्याय व्यवस्था में भी पाखंडी बैठे हुए हैं। जैसे लगता है कि नुपुर के होने से ही भारत का विभाजन हुआ था। हजारों दंगे नुपुर के कारण ही हुए थे। हम इतने कमजोर और डरपोक लोग हैं। हमारी बहन ने, बेटी ने सच बोला है अगर, और हम ये मानते हैं कि मृत्यु एक ही बार आती है और मृत्यु जब आएगी कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और जब तक नहीं आएगी कोई माई का लाल मार नहीं सकता है। इसलिए सच बोलो यार। आज के दौर में सच नहीं बोलोगे तो तुम्हारे लिए भी सच बोलने वाला खड़ा नहीं होगा। अगर आपने, एक मित्र हमारे चैनल के मालिक हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर। हमने तो नफा नुकसान नहीं देखा। हमने जितने भी साथियों के साथ उठते बैठते थे सबको इकट्ठा किया। हमने कहा किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देंगे। और हम जानते हैं कि उस आदमी को क्यों फंसाया जा रहा है। जहां लोग हिंदी टेलीविजन पर राष्ट्रवाद की बात नहीं करते थे वो अंग्रेजी में हिंदी में बात करता है राष्ट्रवाद की। उसके होने से नैरेटिव बदला। तो महाराष्ट्र के कुछ लोगों को खुशी नहीं थी तो उन्होंने जेल में उसे डाल दिया। और वही आदमी जो लोग उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, वहां महाराष्ट्र में क्या हुआ ये मैं इसलिए बताता हूं कि देश भर में जब जाता हूं तो मुझे ये बातें पता चलती है तो मुझे लगता है हमारे लोगों को ये बात क्यों नहीं पता चलती है। डेनमार्क में किसी ने कोई कार्टून बनाया और ये दुनिया की सबसे विजनरी कौम है जिसे मुसलमान कहते हैं।
डेनमार्क में किसी ने कोई कार्टून बनाया या नहीं बनाया, या किसी ने कोई शक्ल बनाई, उसने कुछ लिखा भी नहीं उस पर। यह र्यूमर उड़ गई कि ये वो है जो 632 में चले गए थे। पूरे डेनमार्क में साहब ये मोहम्मद साहब का कार्टून है, ये मोहम्मद साहब का कार्टून है, उसने लिखा भी नहीं। तुम पहचान जल्दी लेते हो, कहां किसी ने लिखा कि ये किसका कार्टून है। डेनमार्क में हुआ, बिहार के कई शहरों में दंगे हुए।